नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी से संबंधित चलाई जा रही अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज की क्लास में सबसे पहला टॉपिक होगा राष्ट्रीय एवं राज्य मानवाधिकार आयोग। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला को। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो याद रखिएगा, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 से प्रभावी हुआ। इस आधार पर प्रश्न संख्या 1 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, 28 सितंबर 1993 से। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था, इसमें 2019 में एक संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत जो मानवाधिकार आयोग है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है? इस आधार पर प्रश्न संख्या 2 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो जाए, इतने समय तक इनका कार्यकाल होगा। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श के पश्चात नियुक्त किए जाएंगे। तो याद रखिएगा, संबंधित राज्य यानी जिस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को आपको राज्य मानवाधिकार आयोग में नियुक्त करना है, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से राज्यपाल परामर्श करेंगे और उसके बाद उनकी नियुक्ति राज्य मानवाधिकार आयोग में एज ए सदस्य की जाएगी। क्लियर है? तो यहां पर प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प सही हो जाएगा। यानी अगर एक लाइन में समराइज करना हो तो आप ये कह सकते हैं कि राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय के यदि न्यायाधीश को शामिल करना है या किसी आसीन जिला न्यायाधीश को शामिल करना है, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 3 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, राज्यपाल महोदय के द्वारा। यानी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। यहां पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो राज्यपाल महोदय नियुक्ति करते हैं, ये नियुक्ति एक समिति की सिफारिश के आधार पर होती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो समिति रिकमेंड करती है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्यपाल महोदय को, इस समिति में कौन कौन से लोग शामिल हैं। तो याद रखिएगा, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री और एज ए सदस्य इसमें विधानसभा के अध्यक्ष, उस राज्य के गृह मंत्री और विधानसभा में विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। यदि उस राज्य में विधान परिषद है तो विधान परिषद के सभापति और विधान परिषद के विपक्ष के नेता भी उस समिति में शामिल होंगे। यानी इन लोगों से बनी जो समिति है, उनकी सिफारिश के आधार पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय करते हैं। क्लियर है? और अभी आपने उच्च न्यायालय के संदर्भ में भी पढ़ लिया कि यदि मान लीजिए कि किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को या किसी जिला न्यायाधीश को राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य के तौर पर लेना है, तब उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना आवश्यक है। क्लियर है? सारी कंडीशन क्लियर हो गई। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 5 पूछा जा रहा है कि राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। तो याद रखिएगा, राज्य सरकार के, यानी जो राज्य मानवाधिकार अधिनियम 1993 है, उसमें यह व्यवस्था की गई है कि राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। प्रश्न संख्या 5 का यहां पर सही जवाब होगा विकल्प बी। और राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के सदन और यदि वहां पर विधान परिषद भी है तो सदनों में प्रस्तुत करेगी। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। संवैधानिक संस्था नहीं है का मतलब क्या है? ऐसी संस्था को फाइंड आउट करना है जिसका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, यानी वो संविधानेतर संस्था है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए, विकल्प ए सही हो जाएगा, मानवाधिकार आयोग। अब ये मानवाधिकार आयोग क्यों संविधानेतर संस्था है? इसलिए संविधानेतर संस्था है क्योंकि इसका गठन एक अधिनियम के द्वारा हुआ, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा। ठीक है? इसलिए संविधानेतर संस्था है। ठीक है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 7 पूछा जा रहा है कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस। तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। यानी प्रश्न संख्या 7 का यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यह प्रश्न उठता है कि 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस क्यों मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवाधिकार के लिए एक सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया गया था। क्लियर है? इसीलिए 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? अगर हम यहां पर दिए गए अन्य दिवस को भी देख लें, जैसे विश्व स्वास्थ्य दिवस, तो याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है।
यूएन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। यूएन दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा है कि मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल क्या है। तो देखिए, जो मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा पत्र की जो प्रस्तावना है, उसमें कहा गया कि मानव जात की जन्मजात गरिमा और सम्मान तथा अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। मानव होने के नाते मानव गरिमा पर प्रमुख बल है। क्लियर है? यानी मानव जात की जन्मजात गरिमा और सम्मान और अधिकारों पर विशेष बल दिया गया है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। पूछा जा रहा है कि राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसके पास है? तो सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, राज्यपाल के पास। क्लियर है? यानी अगर मान लीजिए कि किसी राज्य के अध्यक्ष की कोई मृत्यु हो जाए या मान लीजिए वो पदत्याग कर दें, ठीक है, ऐसी स्थिति में जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त हो जाएगा तो उस स्थिति में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा उस सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर देंगे जब तक कि उस रिक्ति के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। क्लियर है? यानी प्राधिकृत करने की पावर किसके पास है? राज्यपाल महोदय के पास। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में सशस्त्र बल की जो परिभाषा है, यानी जो आर्म्ड फोर्स की जो डेफिनेशन है, उसमें नौसेना, थल सेना, वायुसेना और संघ की कोई अन्य सशस्त्र बल इसमें शामिल है। नौसेना, थल सेना, वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल इसमें शामिल है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 10 का बी विकल्प सही हो जाएगा। राज्य के सशस्त्र बल इसमें शामिल नहीं है। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सदस्य नहीं होते हैं? क्लियर है? किसमें? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की समिति में बात हो रही है। तो देखिए, अभी हम लोगों ने राज्य स्तर पर जो मानवाधिकार आयोग है उसमें जो समिति राज्यपाल को रिकमेंड करती है, उस समिति में अध्यक्ष कौन है और सदस्य कौन होते हैं, इसको हम लोगों ने देख लिया। अब इस प्रश्न में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति के लिए जो समिति गठित होती है उसमें कौन कौन सदस्य होते हैं। तो इसमें याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर क्या सही हो जाएगा कि राज्यसभा के सभापति इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए जो रिकमेंडेशन देने वाली समिति है उसमें सदस्य नहीं होते हैं। क्लियर है? इसलिए प्रश्न संख्या 11 का बी विकल्प सही हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति नहीं, राज्यसभा के उपसभापति इस समिति में होते हैं। क्लियर हो गया? अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो यहां पर देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य इसमें मानवाधिकार का उल्लंघन करने वालों को सजा देना नहीं है। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 का डी विकल्प सही हो जाएगा। पहला दिया कि मानवाधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच करना, ये कार्य है। किसी जेल को देखना, ये भी राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य है। मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्विलोकन करना, ये भी कार्य है। लेकिन मानवाधिकार उल्लंघन करने वालों को सजा देना, ये कार्य नहीं है मानवाधिकार आयोग का। क्लियर है? यानी प्रश्न संख्या 12 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 देखिए। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है कि सशस्त्र बल के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायत के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर क्या करेगा? तो याद रखिएगा, केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ठीक है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी अगर मान लीजिए सशस्त्र बल के सदस्य जो हैं वो मानवाधिकार का अतिक्रमण करते हैं, अगर ऐसी शिकायत मिले या आयोग स्वप्रेरणा से उसको देखे तो वो इस बारे में केंद्रीय सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों और प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? तो याद रखिएगा, यहां पर जो अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार के लिए जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र को अंगीकृत किया था पेरिस में, उसी में पूछा जा रहा है कि उसमें जो ये मानवाधिकार है वो हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार के अतिरिक्त कहां कहां पर उल्लेखित है? तो याद रखिएगा, उद्देशिका में, राज्य के नीति निदेशक तत्व में और मूल कर्तव्य में, इन तीनों जगहों पर ये मानवाधिकार प्रतिबिंबित होते हैं। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा। तीनों जगह प्रतिबिंबित होते हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो यहां पर बिल्कुल याद रखिएगा कि
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि सार्वभौमिक घोषणा जो पेरिस में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 10 दिसंबर 1948 को अडॉप्ट की गई, इसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें अनुच्छेद की संख्या है 30। याद रखेंगे अनुच्छेद की संख्या कितनी है? 30। इस आधार पर प्रश्न संख्या 15 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानव अधिकारों में नहीं है? तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता और समानता का अधिकार है, जीवन तथा स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो सूचीबद्ध मानवाधिकार है उसमें निजता का अधिकार शामिल नहीं है। क्लियर है? यहां पर प्रश्न संख्या 16 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 17, पूछा जा रहा है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो याद रखिएगा, अगर हम सभी प्रकार की सामाजिक विभेद के उन्मूलन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इन सभी में अगर कोई विभेद है तो उसके उन्मूलन की बात हो रही है, और ये द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है, यानी ये मानवाधिकार की द्वितीय पीढ़ी के अंतर्गत आता है, यानी प्रश्न संख्या 17 का यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अब आपके मन में एक प्रश्न ये होगा कि अगर हम पहली पीढ़ी में बात करें तो क्या है? तो पहली पीढ़ी में नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दूसरी पीढ़ी में अभी आपने देख लिया कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन है, जैसे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक है। तीसरी पीढ़ी में एकजुटता का अधिकार और समूह में शामिल होने वाले अधिकारों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो आपने यहां पर तीनों पीढ़ी का जिक्र कर लिया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो देखिए यहां पर सीधे सीधे बात ये आपको समझना है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत। क्लियर है? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 18 का ए विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो याद रखिएगा, अगर हम लोक सेवक की परिभाषा की बात करें तो ये मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के 1 के एम के अंतर्गत दी गई है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 19 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 के 1 के एम में लोक सेवक की परिभाषा है, इसके अनुसार आईपीसी की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे, यानी भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 20, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होगा जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। देखिए यहां बात तो सही कही गई है, लेकिन बात कंप्लीट नहीं कही गई, इसीलिए यह कथन गलत हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो रह चुका है वही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा, इसका मतलब है कि इनके अलावा कोई नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि 2019 में इस मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में संशोधन हुआ, और इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में ऐसे व्यक्ति का चयन होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, क्लियर, या कोई न्यायाधीश रह चुका हो, यानी सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, ऐसे व्यक्ति का हम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति करेंगे। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 में जो कथन है वो क्या है? गलत है, क्योंकि यहाँ पर केवल जिक्र हो रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, न्यायाधीश का यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है, इसलिए कथन गलत हो गया। आइए कारण को भी देखते हैं। कारण में कह रहा है कि उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले हो ये होनी चाहिए। तो आपने देखा कि संशोधन में 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया, यानी इस आधार पर कारण वाला भी कथन गलत हो गया। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों गलत है। क्लियर है? तो यानी प्रश्न संख्या 20 में यहाँ पर डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो ये इनका कार्यकाल होगा। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है कि आयोग, राज्य आयोग, देखिए यहां पर जो आयोग है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है। क्लियर है? यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य आयोग द्वारा नियुक्त या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी क्या समझा जाता है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी, लोक सेवक समझा जाता है। अभी आपने ऊपर पढ़ा था कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक यानी लोक सेवक माने जाते हैं। देखिए मैं इस प्रश्न को और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूं। देखिए जहां पर स्टार्टिंग में आयोग लिखा है ना, इसका मतलब आप समझिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। क्लियर है? देखिए जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसमें एक धारा है 39 यानी 39, और इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग का प्रत्येक सदस्य और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन
कृत्यों का प्रयोग करने के लिए इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त या किसी प्राधिकृत अधिकारी को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक माना जाता है। क्लियर है? पूरी बात समझ में आ गई? अगला चलिए प्रश्न संख्या 22। पूछा जा रहा है कि मानव अधिकार न्यायालय में मामलों के संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजक के रूप में विनिर्दिष्टित कर सकती है जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा कम से कम 7 वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक विनिर्दिष्ट करती है, ठीक है, या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्षों तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया है, उनको भी वो उसमें नियुक्त कर सकती है। क्लियर है? तो इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 23। पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संधि कौन सी है जिसका उद्देश्य है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना। तो याद रखिएगा वो संधि है विकलांग व्यक्ति के अधिकारों पर संधि पत्र। क्लियर है? और याद रखिएगा ये जो विकलांग व्यक्ति के अधिकार की जो संधि पत्र है ये मई 2008 में प्रभाव में आई थी। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। और ये क्या करेगी? दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करेगी। अगला देखिए ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। अगला टॉपिक है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा, जो अनुच्छेद 315 है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और अगर आपसे यह प्रश्न पूछ लिया जाए कि ये जो संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है ये किस भाग के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा भाग 14 के अध्याय 2 के अंतर्गत आता है। क्लियर है? इस बात को आप स्पष्ट रूप से याद रखिएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा विकल्प सी, अनुच्छेद 317 के तहत। यानी अनुच्छेद 317 क्या है कि लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या उनको निलंबित किए जाने की प्रक्रिया से। यहां पर एक बात स्पष्ट रूप से याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर, राष्ट्रपति के निर्देश पर, उच्चतम न्यायालय द्वारा किए गए जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है? संघ लोक सेवा आयोग एक कैसा संगठन है? तो अभी आपने देखा कि अनुच्छेद 315 में इसका जिक्र है, इसलिए संघ लोक सेवा आयोग कैसा संगठन होगा? संवैधानिक संगठन होगा। इसलिए प्रश्न संख्या 3 का यहां पर डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4। पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है, किसको सौंपता है? तो याद रखिएगा एक अनुच्छेद है 323। अनुच्छेद 323 में संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे। ठीक है? यानी संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगा? राष्ट्रपति महोदय को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 323 के तहत। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 4 का बी विकल्प सही हो गया। और याद रखिएगा जब ये प्रतिवेदन राष्ट्रपति को मिलेगा तो राष्ट्रपति महोदय एक ज्ञापन पत्र, यानी ज्ञापन पत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। कौन? राष्ट्रपति महोदय। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5। पूछा जा रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो याद रखिएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6। पूछा जा रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो याद रखिएगा यह अनुमोदन होना चाहिए किसका? भारत के राष्ट्रपति का। जरा इस पूरे मैटर को आप समझ लीजिए। याद रखिएगा एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 315 का सब क्लॉज 4। क्या है? अनुच्छेद 315 का सब क्लॉज 4। और अनुच्छेद 315 का सब क्लॉज 4 कहता है कि राज्यपाल की सिफारिश पर और राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। सिफारिश किसकी होगी? राज्यपाल की। अनुमोदन किसका होगा? राष्ट्रपति का। तब जाके कोई राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्य को संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। पूछा जा रहा है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो याद रखिएगा कि संघ लोक सेवा आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या है? रोज बैथ्यू। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 7 का बी विकल्प सही हो जाएगा, रोज एम बैथ्यू। क्लियर है? ये पहली महिला अध्यक्ष थी संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की। और इनका कार्यकाल कब से कब तक था रोज एम बैथ्यू का? तो 1992 से 96 के बीच। क्लियर है?
अगला देखिए प्रश्न संख्या 8। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रसाद सिद्धांत कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमा के पूछा गया है। देखिए प्रसाद सिद्धांत कहा जाता है अनुच्छेद 310 को, यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का सी विकल्प से हो जाएगा। अनुच्छेद 310 को प्रसाद सिद्धांत कहा जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि अनुच्छेद 310 को प्रसाद सिद्धांत क्यों कहा जाता है? क्योंकि अनुच्छेद 310 कहता है कि जो संघ की सिविल सेवा है, इसका कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के और राज्य की जो सिविल सेवा का कोई सदस्य है तो वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करता है। इसीलिए कहा गया कि अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत है। क्लियर? अब स्पष्ट हो गया। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के व्यय किस नदी पर भारित होते हैं? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 322 आपको ध्यान में रखना होगा। अनुच्छेद 322 क्या कहता है? अनुच्छेद 322 कहता है कि यदि संघ लोक सेवा आयोग है तो उसका व्यय भारत की संचित निधि पर और राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। इस आधार पर प्रश्न संख्या 9 का बी विकल्प सही हो जाएगा कि राज्य लोक सेवा आयोग अर्थात उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो व्यय है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10। पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वो कौन सा था? तो याद रखिएगा भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत हुई, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 10 का सी विकल्प सही जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा। याद रखिएगा ये जो भारत शासन अधिनियम 1919 था इसी के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 में स्थापित हुआ। क्लियर है? इसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य थे और जो 1935 में भारत शासन अधिनियम आया इसके द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। क्लियर? इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत में सिविल सेवा की एक विशिष्टता है? तो देखिए सिविल सेवा की एक विशिष्टता है कि वो तटस्थता और निष्पक्षता के साथ कार्य करता है। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी वो किसी की तरफ झुका नहीं, वो बिल्कुल तटस्थ है और निष्पक्ष होकर वो कार्य करता है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12। पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का क्या करता है? तो क्या करता है? चयन करता है। क्लियर है? यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है यानी यूपीएससी है, जिसको आप इंग्लिश में फुल फॉर्म में कहते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, वो क्या करता है? अखिल भारतीय सेवा कर्मियों का चयन करता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 12 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उनकी नियुक्ति और बर्खास्त नहीं करता, नियुक्ति का काम केंद्र सरकार का है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 13। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो देखिए अगर हम बात करें अखिल भारतीय सेवा की तो इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा आती है। क्लियर है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 13 का सी विकल्प से हो जाएगा भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि ये जो तीनों सेवाओं का गठन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा, ये तीनों सेवाओं का गठन अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 1951 के तहत किया गया है। क्लियर है? याद रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14। पूछा जा रहा है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? देखिए ये प्रश्न पूर्व में भी आ चुका है, अनुमोदन पूछा गया था उसमें भी, और याद करिए वो भी आरओ के मेंस 2004 में पूछा गया था और सेम प्रश्न रिपीट किया 2014 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी सही हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय के अनुमोदन पर, और सिफारिश कौन करेगा? राज्यपाल महोदय। क्लियर? यानी प्रश्न संख्या 14 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाए। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15। पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के पद का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 316 के अनुसार, किसके अनुसार? अनुच्छेद 316 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए इतने समय तक उनका कार्यकाल होगा। यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का सी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर एक बात और मैं आपको रिकॉल करा दूं, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु और किस किस पद का कार्यकाल है? तो अभी आपने हाल ही में पढ़ा है कैग का, मुख्य चुनाव आयुक्त का और चुनाव आयुक्तों का। क्लियर है? तो इनको आप एक साथ याद रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए प्रश्न संख्या 16। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला लिखा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन एवं प्रशिक्षण केंद्र सरकार द्वारा होता है। तो देखिए अभी आपने एक प्रश्न में पढ़ा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रश्न को बहुत गंभीरता से सुनिए, और मैं ये प्रयास भी करता हूं कि जहां पर जो शब्द पर प्रमुखता से ध्यान देना है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं या उस पर मैं फोर्सफुली बोलता हूं। तो यहां पर देखिए चयन की बात हुई। अभी आपने ऊपर पढ़ा है कि जो अखिल भारतीय सेवा के कर्मी हैं उनका चयन कौन करता है? यूपीएससी करता है, यानी संघ लोक सेवा आयोग करता है। और यहां पर कह रहा है कि केंद्र सरकार करती है। केंद्र सरकार का कार्य क्या है? नियुक्ति करना। क्लियर है? प्रशिक्षण करना। तो यहां पर क्या हो गया? यहां पर पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि यहां पर चयन कह रहा है कि केंद्र सरकार, चयन कौन करता है? यूपीएससी। इसलिए यहां पर पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है कि लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी हैं तथा
सरकार के समस्त कर्मचारी लोक सेवक हैं। देखिए, अगर हम लोक सेवक की बात करेंगे, ठीक है, तो लोक सेवक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी होते हैं। यहां कहा कि लोक सेवक भारत सरकार के कर्मचारी होते हैं। अगर आप ये कहेंगे तो इसका मतलब है कि भारत सरकार के कर्मचारी लोक सेवक हैं। यहां पर याद रखिएगा, भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी लोक सेवक हैं। इस आधार पर यह दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। क्लियर है? तो दोनों बातें याद रखेंगे कि अगर अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों का चयन पूछे तो संघ लोक सेवा आयोग, और यदि उनका प्रशिक्षण और नियुक्ति पूछे तो ये केंद्र सरकार का दायित्व है। क्लियर है? और लोक सेवक भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारी होते हैं। इस आधार पर आप देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 16 का ये जो दोनों स्टेटमेंट है ये गलत है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, यहां पर आंसर दिया गया है, तो यहां पर क्या होगा, प्रश्न संख्या 16 का यहां पर बी विकल्प सही हो जाएगा। दोनों यहां पर सही नहीं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 17 पूछा जा रहा है कि हर राज्य का सर्वोच्च रैंकिंग भारतीय वन सेवा अधिकारी कौन होता है। यानी भारतीय वन सेवा में सर्वोच्च रैंकिंग वाला अधिकारी इसमें कौन है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहां पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक यानी प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। क्लियर है? ये क्या होता है, ये हेड होते हैं किसमें, भारतीय वन सेवा अधिकारियों में, यानी प्रधान मुख्य वन संरक्षक इसमें मेन हेड है। यानी प्रश्न संख्या 17 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 18 पूछा जा रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग जो सदस्य हैं वो अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं। तो याद रखिएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अगर सदस्य को इस्तीफा देना है तो वो राष्ट्रपति महोदय को सौंपेंगे। क्लियर है? क्योंकि आप जानते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति महोदय करते हैं, इसीलिए वो अपने त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को देंगे। यहां पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 पूछा जा रहा है कि सही विकल्प को चुनिए। लिखा है कि 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो यहां पर याद रखिएगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेंगे, राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 19 का ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और ये प्रावधान किसमें है, तो ये प्रावधान अनुच्छेद 316 के सब क्लॉज 1 में। क्लियर है? और अनुच्छेद 316 का सब क्लॉज क्या कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग या जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो आयोग है उसको हम लोग एक शब्द में कहते हैं संयुक्त लोक सेवा आयोग। इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करेंगे। किस अनुच्छेद की पावर से, अनुच्छेद 316 के सब क्लॉज 1 से। क्लियर हो गया? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 20 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। क्लियर है? तो यहां पर किसको किसको हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो अध्यक्ष होते हैं लोक सेवा आयोग के, इनको अभी आपने पढ़ा था कि अनुच्छेद 317 के तहत इनको हटाया जाता है। अनुच्छेद 317 में क्या कहा था, इसमें कहा गया था कि लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के निर्देश पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जांच के आधार पर ही हटाया जा सकता है। यानी इसमें संसद की भूमिका नहीं। और बाकी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनको हटाने में सदन की भूमिका होती है और आप ये पढ़ भी चुके हैं। इसलिए प्रश्न संख्या 20 में केवल तीसरा ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर सही होगा, इसमें सदन की भूमिका नहीं होती है। इसलिए प्रश्न संख्या 20 का यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 21 पूछा जा रहा है कि किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है। इसमें पहला लिखा है कि सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर। तो देखिए, अगर सिविल सेवा के लिए भर्ती की पद्धति पर बात करें तो राज्य के लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। दूसरा लिखा है कि सिविल सेवाओं की नियुक्ति में अनुसरण लिए जाने वाले सिद्धांतों पर, तो इसमें भी चर्चा होती है राज्य लोक सेवा आयोग से। अगला कह रहा है कि सिविल सेवाओं में प्रोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों पर, तो इसमें भी लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाता है। अगला देखते हैं कि कौन सा नहीं है। अब डी विकल्प ही बचा है केवल। डी विकल्प में लिखा है कि सिविल सेवाओं का स्थानांतरण। याद रखिएगा, एक अनुच्छेद है 320, अनुच्छेद 320। अब अनुच्छेद 320 क्या कहता है, अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य दिए गए हैं। क्लियर है? याद रखिएगा, हो सकता है कई बार आपसे केवल अनुच्छेद पूछ दिया जाए कि लोक सेवा आयोग का कृत्य किसमें है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 320 में। और इस अनुच्छेद 320 में जिसमें राज्य के लोक सेवा आयोग के कृत्य है, इसमें सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है। क्लियर है? इसलिए आपका प्रश्न संख्या 21 का यहां पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है कि भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है नौकरशाही का। तो यहां पर क्या है, डी विकल्प देखिए, लिखा है लोक नीति का कार्यान्वयन करने का अभिकरण। ठीक है? यानी लोक नीति को नौकरशाही क्या करती है, लोक नीति को, यानी सरकार जिन लोक नीति बनाई है उसको जनता तक पहुंचाती है। क्लियर है? यानी उसका क्रियान्वयन का कार्य करती है। ठीक है? कौन, नौकरशाही। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 22 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 23 पूछा जा रहा है कि अधिकारी वर्ग आते हैं। अधिकारी वर्ग किसमें आएंगे, तो याद रखिएगा अधिकारी वर्ग प्रशासनिक,
अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य के अंतर्गत आते हैं। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो आप जानते हैं कि वर्तमान में अधिकारी वर्ग को न्यायिक कार्य भी दिया गया है। क्लियर है? इसलिए वो प्रशासनिक के साथ साथ अर्ध न्यायिक और अर्ध विधायी कार्य के अंतर्गत आएंगे। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 23 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला लिखा है कि अनुच्छेद 311 में अखिल भारतीय सेवाओं की शाखाओं की स्थापना के संदर्भ में वर्णन किया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो पहला स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जो अनुच्छेद 311 है ये संघ और राज्य के अधीन सिविल हैसियत में जो नियोजित व्यक्ति हैं उनको पदच्युत करने यानी उनको पद से हटाने के लिए या अवनत करने का प्रावधान किया गया है। क्लियर है? यानी संघ और राज्य के अधीन जो सिविल सेवक हैं उनको पदच्युत करना, हटाना या उनको अवनत करने का प्रावधान 311 में है। ठीक है? दूसरे में कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 312 में उन्हें राजनीतिक रूप से प्रेरित या प्रतिहिंसाशील कार्रवाई से बचाता है। तो देखिए ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 312 जो है ये अखिल भारतीय सेवा के संबंध में वर्णन करता है। क्लियर है? अखिल भारतीय सेवा के संदर्भ में वर्णन अनुच्छेद 312 करता है, इसलिए यहाँ पर ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत है। प्रश्न संख्या 24 का यहाँ पर बी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 25 पूछा जा रहा है कि संविधान के अनुसार कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है। पहला लिखा है कि अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। ठीक है? तो यहां पर आप देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यानी अनुच्छेद 309 जो है ये भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। और वहीं अभी 311 पर बात हुई है कि संघ और राज्य के अधीन जो सिविल सेवक हैं उनको पदच्युत करना, उनको पद से हटाना या अवनत करना, ये प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 311 में है। यही स्टेटमेंट क्यू में कहा भी जा रहा है। क्लियर है? यानी ये यहाँ पर पी और क्यू दोनों सही है, इसलिए प्रश्न संख्या 25 का यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। क्लियर है? अभी इस पर चर्चा हुई है। तो यहाँ पर पहला लिखा है कि अखिल भारतीय एवं केंद्रीय सेवाओं में भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि असैनिक कर्मचारियों के उन दावों के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना जो कार्यों के निष्पादन में खर्च किए गए हैं, तो ये भी यहां पर सही है। अगला कह रहा है किसी असैनिक कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह देना, तो ये भी यहां पर सही है। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 26 का डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो संघ लोक सेवा आयोग है इससे संदर्भित जो कार्य है ये क्या है, अनुच्छेद 320 में उल्लेखित है। क्लियर है? तो ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या अब यहां पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां पर कुछ अन्य आयोग और समितियों से संबंधित प्रश्न है, आइए उनको भी कवर करते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई। तो याद रखिएगा यहां पर सही जवाब होगा विकल्प सी। जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है इसकी स्थापना संथानन समिति की सिफारिश पर की गई और स्थापना कब हुई? फरवरी 1964 में। कब हुई? फरवरी 1964 में। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2 पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। देखिए अभी आपने देखा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो गठन है वो फरवरी 1964 में हुआ था। याद रखिएगा ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन है ये केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के तहत हुआ था। इसका मतलब यह है कि ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्लियर है? यानी यहां पर विकल्प डी सही हो जाएगा। क्लियर है? यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि 2030 में इसे अधिनियम के द्वारा जो है सांविधिक दर्जा प्राप्त हो गया। क्लियर है? ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3 पूछा जा रहा है कि स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया था वो क्या था। तो याद रखिएगा स्वर्ण सिंह समिति ने यहां पर सी विकल्प सही हो जाएगा कि मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों को अग्रता संबंधी विचार दिया था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये बात है 1976 की, जब कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था और इसने मुख्य रूप से जिस प्रश्न पर विचार किया वो क्या था कि मूल अधिकारों की तुलना में नीति निदेशक तत्वों की अग्रता। क्लियर? यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4 पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा जो मंडल आयोग ने रिपोर्ट दी वो 1980 में दी। यानी यहां पर विकल्प सी सही हो जाएगा। और ये जो मंडल आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष का नाम था विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। इन्हीं के नाम के आधार पर इस आयोग का नाम मंडल कमीशन पड़ा। क्या नाम था इनका? विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल। और रिपोर्ट दी इन्होंने 1980 में।
अगला प्रश्न पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 5 में कि जो बोहरा समिति है इसने किस विषय पर अध्ययन किया। तो याद रखिएगा बोहरा समिति ने राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ की जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था और कब हुआ था 1993 में। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प सही हो जाएगा। बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों की साठगांठ की जांच से संबंधित है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 6 पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किस आयोग ने दी थी। तो याद रखिएगा जो राजमन्नार आयोग है, यानी यहाँ पर विकल्प डी आपका आंसर हो जाएगा। जो राजमन्नार आयोग है उसने ये सिफारिश की थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस को समाप्त कर दिया जाए। किसने? राजमन्नार आयोग। अगला देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है कि देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी राष्ट्रीय विकास परिषद। आप पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय विकास परिषद देश में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, आप पढ़ चुके हैं 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8 पूछा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष बनाया गया था। तो याद रखिएगा अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग 1992 में बनाया गया था। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 8 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य का अधिकतम कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो अध्यक्ष हैं या जो उनके सदस्य हैं उनका कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 10 पूछा जा रहा है कि कौन समिति के अध्यक्ष होते हैं जिनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक नियुक्त करती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। क्लियर है? यानी जो प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति है उससे समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। और इन्हीं की सिफारिश पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति करते हैं। यानी प्रश्न संख्या 10 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 11 पूछा जा रहा है कि यहां पर कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। देखिए जो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है इसकी स्थापना 1963 में हुई थी, ये सही है। दूसरा है केंद्रीय सतर्कता आयोग, अभी आपने पढ़ा फरवरी 1964 में इसकी स्थापना, ये भी सही है। अगला है भ्रष्टाचार निरोधक कानून। तो भ्रष्टाचार निरोधक कानून कब से संबंधित है? 1988 से, ये भी सही है। और अगला है प्रवर्तन निदेशालय। देखिए जो प्रवर्तन निदेशालय है इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। कब हुई थी? 1956 में। याद रखेंगे प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1956 में हुई थी। क्लियर है? यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 11 का डी विकल्प सही सुमेलित नहीं है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 12 पूछा जा रहा है कि 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अत्याचार का कारण क्या नहीं है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। धार्मिक कारण इनके अत्याचार का नहीं है। ये किसके आधार पर है? 1990 में जो अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट थी उसके आधार पर। क्लियर है? तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। ये देखिए 1990 में जो ये अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट है इसने कहा कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति पर अत्याचार है उसके प्रमुख कारण में भूमि निर्वर्सन, बंधुआ मजदूरी या ऋणग्रस्तता, ठीक है, ये प्रमुख कारण है, न कि धार्मिक कारण। क्लियर? अगला देखिए प्रश्न संख्या 13 कथन ए में कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। याद करिए जब मैं आपको मौलिक अधिकार एक्सप्लेन कर रहा था उसी समय मैंने स्पष्ट कर दिया था कि संविधान की किसी भी आर्टिकल में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। अनुच्छेद 30 में बस ये कहा गया कि भाषा और धर्म के आधार पर जो लोग अल्पसंख्यक हैं वो अपनी रुचि से शिक्षण संस्थान को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका प्रबंधन कार्य देख सकते हैं। क्लियर? यानी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया। क्लियर? यानी यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो गया। कारण में लिख रहा है कि अल्पसंख्यक आयोग सांविधानिक निकाय नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। याद रखिएगा जो अल्पसंख्यक आयोग है ये सांविधिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन क्या होता है? जिसका उल्लेख किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल में दिया गया है। क्लियर है? यानी ये अल्पसंख्यक आयोग क्या है? सांविधिक निकाय है। क्लियर है? तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 13 का दोनों यहाँ पर सही है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं हो रही, इसलिए बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 14 पूछा जा रहा है कि यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला लिखा है कि अंतर राज्य परिषद। देखिए जो अंतर राज्य परिषद है इसकी स्थापना 1990 को हुई थी, ये सही है। राष्ट्रीय विकास परिषद अभी आपको मैंने बताया था और ये आप पूर्व में पढ़ भी चुके हैं कि 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना हुई थी। इस आधार पर यह प्रश्न का आंसर विकल्प बी सही हो जाएगा। ये आरओ के प्रीलिम्स का जो 2016 का री एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा गया प्रश्न है। अब आप इसी से अंदाज लगाइए कि किस आधार पर आयोग प्रश्न को बना रहा है।
यानी अगर आपने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अच्छे से किया है तो आप निश्चित तौर पर आंसर देने की कंडीशन में होंगे। या अगर मान लीजिए कि किसी प्रश्न का आपको डायरेक्ट आंसर नहीं पता है, तब आप वहां पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद 1952, 6 अगस्त 1952, यहाँ पर बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये भी आप अभी पढ़ चुके हैं फरवरी 1964 में। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये भी आज ही आपने पढ़ा है 1993 के अधिनियम के द्वारा। क्लियर है? तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 15, पूछा जा रहा है कि मंडल आयोग जिसके प्रस्ताव ने अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया है को गठित करने वाले थे, यानी मंडल आयोग को गठित करने वाले कौन थे? तो याद रखिएगा मंडल आयोग को 1979 में उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, इन्हीं के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने इसको गठित किया था। और इसके अध्यक्ष का नाम मैंने अभी आपको बताया था, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा, मोरारजी देसाई के समय 1979 में। अगला देखिए प्रश्न संख्या 16, पूछा जा रहा है कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर पहला लिखा हुआ है, इस रिपोर्ट में अनुशंसनात्मक प्रकृति की होगी, यानी ये उस पर अपनी अनुशंसा को देगी। ठीक है? यानी जो संविधान के पुनरीक्षण के लिए जो राष्ट्रीय आयोग स्टैब्लिश किया गया है वो क्या करेगी? ये रिपोर्ट अपनी अनुशंसा को देगी, यानी ये पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, तो ये यहां पर नहीं होगा। देखिए ये जो संविधान के पुनरीक्षण के लिए जो आयोग की नियुक्ति हुई थी वो 2000 में हुई थी, और इसमें अध्यक्षता कौन कर रहे थे उस आयोग की? एम.एन. वेंकटचलैया साहब। और ये जो नियुक्ति की गई थी, ये जो इसको एस्टैब्लिश किया गया था, ये किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। क्लियर है? तो यहाँ पर संसद द्वारा नहीं होगा, इसलिए गलत हो गया। अगला कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे थे, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्लियर है? इसका कार्य क्या था? तो इसका कार्य था, अभी ऊपर प्रश्न में लिखा है कि संविधान के पुनरीक्षण के लिए, यानी इसका कार्य क्या है कि संविधान के विगत 50 वर्षों में जो कार्यान्वयन किया उसकी समीक्षा करना, और आज की डेट में ये कितना प्रभावशाली है, इन सभी बातों को मूल्यांकन करना। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? प्रश्न संख्या 16 में पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। इस आधार पर प्रश्न संख्या 16 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है कि भ्रष्टाचार या पद के दुरुपयोग के किसी आरोप पर प्रकटीकरण हेतु लिखित शिकायत लेने के लिए भारत सरकार ने किसे नामित संस्था के रूप में प्राधिकृत किया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प डी, केंद्रीय सतर्कता आयोग को। ठीक है? यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यानी सीवीसी, ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 18, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में सच नहीं है? तो यहाँ पहला लिखा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि आरबीआई, नाबार्ड और एलआईसी जैसे संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला देखिए, अगला कह रहा है कि समूह ए से ऊपर के सभी अधिकारी, यानी संयुक्त सचिव से ऊपर सभी अधिकारी इसके क्षेत्राधिकार में आते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला कह रहा है कि सीवीसी केंद्रीय और राज्य स्तर पर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट यहां पर गलत है। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो सीवीसी है इनका कार्य क्या है कि संबंधित लोक सेवाओं तथा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों से संबंधित या अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित भ्रष्टाचार की जांच करना या उनका पुनरावलोकन करना। क्लियर है? यानी ये जो सीवीसी है ये केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की जांच कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है? डी विकल्प जो है आपका सही नहीं है, इसलिए आपका प्रश्न संख्या 18 का डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 19, पूछा जा रहा है कि कौन एक संवैधानिक निकाय है जिसे अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ सुरक्षा उपायों को प्रदान करने और उनके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। ठीक है? ये अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है जिसका काम क्या है? अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ उनको प्रोटेक्ट करना, उनके सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना, उनको प्रोटेक्ट करना। और जब आप ये कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग है ये एक संवैधानिक निकाय है यानी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, इसका मतलब है कि इसका उल्लेख किसी अनुच्छेद में होगा, तो किस अनुच्छेद में है? ये भी कई बार डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है, तो याद रखेंगे ये अनुच्छेद 338 में है। ठीक है? यानी अनुसूचित जाति के लिए जो राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 338 में। और अगर मैं ये पूछ लूं आपसे कि ये जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है इसका प्रावधान किसमें है?
तो याद रखिएगा अनुच्छेद 338 के क में है। क्लियर है? इन दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगला देखिए, यहां पर ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है अस्थायी विशेष प्रावधान। ठीक है, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? तो यहां पर आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 371 में। क्लियर है? याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 371 है, ये अनुच्छेद 371 से लेके 371 इया तक ये विभिन्न राज्यों के लिए इसमें विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। क्लियर है? अगर मैं उनके उनके राज्यों के नाम को भी उल्लेख कर दूं तो जरा एक बार इसको देख लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 371 में कौन है, तो याद रखिएगा 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात के लिए अस्थायी तौर पर इनको ये विशिष्ट उपबंध है। अगर हम बात करें नागालैंड की इसके बाद, तो इसमें अनुच्छेद 371 क के तहत, अनुच्छेद 371 ख के तहत असम को, अनुच्छेद 371 के ग के तहत मणिपुर को, और अनुच्छेद 371 के घ के तहत आंध्र प्रदेश राज्य को, और अनुच्छेद 371 के अंग के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 के च के तहत सिक्किम के लिए, अनुच्छेद 371 छ के तहत मिजोरम के लिए, अनुच्छेद 371 ज के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिए, अनुच्छेद 371 झ के तहत गोवा के लिए, और अनुच्छेद 371 इया के अंतर्गत कर्नाटक के लिए विशेष उपबंध किए गए। क्लियर है? ये बात आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। यहां से प्रश्न पूछे भी गए, बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 2। देखिए, पूछ भी दिया गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लिए अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान है। तो मैंने आपसे कहा था अनुच्छेद 371 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात को, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 2 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 3। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का क्या है। तो याद रखिएगा, ये जो अनुच्छेद 370 है, ये अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई थी। क्लियर है? यानी ये जम्मू कश्मीर के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था करता था। यानी यहां पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपसे कहा जा रहा है कि यहां पर जो नीचे घटनाएं दी गई हैं, इनके कालानुक्रम को व्यवस्थित करिए। यहां सबसे पहला लिखा है कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए, आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर के महाराजा थे हरि सिंह, और इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। कब? 26 अक्टूबर 1947 को। पहले हम लोग सबका डेट देख लेते हैं, उसके बाद कालानुक्रम व्यवस्थित करेंगे। अगला दिया कि भारत का संविधान लागू हुआ। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि लागू होने को पूछ रहा है, इसका मतलब है कि भारत का संविधान पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और अगर अंगीकृत पूछा जाता तो 26 नवंबर 1949 को। अगला कह रहा है कि जम्मू कश्मीर की संप्रभुता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया। यह कब किया था? तो याद रखिएगा 17 नवंबर 1956 को, 17 नवंबर 1956 को। अगला पूछा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1957 को हुआ। क्लियर है? तो इस आधार पर आप देख रहे हैं, पहला 47, दूसरा 50 है, तीसरा 56 है, और चौथा 57 में। यानी यही इसका सही कालानुक्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। क्लियर है? आइए विकल्प को देखते हैं। यहां पर प्रश्न संख्या 4 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प सी सही हो जाएगा। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जिस क्रम में लिखा है यही इसका सही कालानुक्रम है। क्लियर है? डेट आप याद रखिएगा, ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2020 में पूछा गया, जो मैं आपसे कह रहा था कि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिन लोगों ने नोट नहीं किया होगा वो वीडियो को फिर से पीछे ले जाकर जितना मैंने 371 से लेकर 371 इया तक बताया है सब बिल्कुल नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। इया की बात करें तो आप सभी को पता है कि ये कर्नाटक के संदर्भ में, यानी यहां पर प्रश्न संख्या 5 का बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6। यहां पर ये कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अगला टॉपिक है वरीयता अनुक्रम। आइए इसके भी प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर पहला प्रश्न लिखा है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है। देखिए, अगर आप यहां पर प्रथमता सारणी को देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं उपराष्ट्रपति, उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल आते हैं, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, और उसी में जोड़ा गया है उसी में सब में कि उप प्रधानमंत्री, यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति और उसके बाद 5 के क में उप प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद आते हैं मुख्य न्यायाधीश। देखिए, जो मुख्य न्यायाधीश हैं इन्हीं के समकक्ष होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। क्लियर है? अब हमको मुख्य न्यायाधीश के ऊपर देखना है, तो यहां पर अभी हम लोगों ने भूतपूर्व राष्ट्रपति को पढ़ा है। क्लियर है? 5वें क्रम पर भूतपूर्व राष्ट्रपति और 5वें क्रम में उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? तो यहां पर आपका प्रश्न संख्या 1 का बी विकल्प से हो जाएगा। ये जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं ये सारणी क्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश से ऊपर इनका स्थान है, इनका स्थान 5वें क्रम पर है। क्लियर है?
तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए प्रश्न संख्या 2, पूछा जा रहा है कि भारत सरकार ने में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी कौन है। देखिए भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी की अगर हम बात करें तो वो मंत्रिमंडल सचिव होते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आप सभी जानते हैं कि मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रमुख होते हैं ये मंत्रिमंडल सचिव, और वो देश में वरिष्ठतम लोक सेवक होते हैं। इस आधार पर प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 3, पूछा जा रहा है कि भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन आता है। तो देखिए अभी आप पढ़ चुके हैं, पहले स्थान पर राष्ट्रपति, दूसरे स्थान पर उपराष्ट्रपति, तीसरे स्थान पर प्रधानमंत्री, चौथे स्थान पर राज्यों के राज्यपाल, पांचवें स्थान पर भूतपूर्व राष्ट्रपति, पांचवें के क्रम में उप प्रधानमंत्री और छठवें पर भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष। अब इसी में आपका काम हो जाएगा। पूछ रहा सबसे वरिष्ठ इसमें कौन है, क्लियर है। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये जो उप प्रधानमंत्री ये 5 क्रम है, भूतपूर्व राष्ट्रपति का क्रम 5वां है, राज्यों के राज्यपाल का क्रम 4था है और लोकसभा अध्यक्ष का क्रम 6वां है। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 का सी विकल्प सही हो जाएगा। ये राज्यों के राज्यपाल इन लोगों में से सबसे श्रेष्ठ है। अगला देखिए श्रेष्ठ क्रम पर है। अगला देखिए प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए और अग्रता क्रम में इनका सही अनुक्रम क्या होगा, क्लियर है। यहाँ पहला दिया है मंत्रिमंडल सचिव, दूसरा दिया है मुख्य निर्वाचन आयोग, तीसरा दिया है संघीय मंत्रिमंडल सदस्य और चौथा पे दिया है भारत के मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए अभी हमने जितने क्रम तक आपसे चर्चा की थी उसमें आपने देखा था कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं इनका क्रम 6वें स्थान पर है इनका, और ये जो बाकी अन्य अधिकारी हैं वो इनसे नीचे पे हैं। यानी यहाँ पर स्टार्टिंग किससे होगी, चौथे नंबर से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यहीं से आप देख लीजिए विकल्प से चौथे से स्टार्ट होने वाले 2 विकल्प हैं, बी और सी। कौन कौन है, बी और सी 2 है। अब आपको बी और सी में से कोई एक ही है, उस पर आपको चलना है। देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद यहाँ जो नाम दिए हैं उसमें संघ के मंत्रिमंडल सदस्य आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चौथे के बाद तीसरे पे चलना है, क्लियर है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त आते हैं, क्लियर है। यानी फिर उसके बाद दूसरा और फिर यहाँ पर मंत्रिमंडल सचिव। यानी यहाँ पर आपका जो सही क्रम होगा वो 4 3 2 1 का होगा, क्लियर है। सी विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला देखिए प्रश्न संख्या 5, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में 3 प्रशासनिक सेवा अधिकारियों का पद समान दर्जे का है, उसे चुनें जो दूसरे दर्जे के बराबर नहीं। यानी यहाँ पर यह कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि 3 प्रशासनिक अधिकारी एक दर्जे के हैं, उसमें से कोई एक ऐसा है जो उस दर्जे के बाहर का है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर पहला नाम दिया है प्रधान मुख्य वन संरक्षक, दूसरा दिया है पुलिस महानिदेशक, तीसरा दिया है मंत्रिमंडल सचिव और चौथा दिया है भारत सरकार के अपर सचिव। अभी देखिए आपने पढ़ा है ये प्रश्न भी आप कर सकते हैं प्रीवियस आपकी जो जानकारी उसके अकॉर्डिंग। कैसे, अभी आपने पढ़ा है कि देश का जो वरिष्ठतम लोक सेवक होता है वो कौन होता है, मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रमुख मंत्रिमंडल सचिव, क्लियर है। यानी भारत सरकार का सबसे ऊंचे पद का जो सिविलियन अधिकारी है वो कौन होता है, मंत्रिमंडल सचिव, क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब अगर मंत्रिमंडल सचिव सबसे ऊपर है तो ये अन्य से भिन्न हो गया। यानी यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 का सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर है। बस प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया, क्लियर है। यहाँ पर ये भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है राजनीतिक दल। अगली क्लास में यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।